सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल IGCSM बाजना को और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, IGCSM बाजना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक के नियम। इससे पहले की वीडियो में मैं थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और गौड़ नियम बता चुका था। थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम दिए थे वो 3 दिए थे और जो गौड़ नियम दिए थे वो 5 दिए थे। तो इससे पहले की वीडियो में मैं आपको वो बता चुका था। उद्दीपक, पुनर्वलन और इन सारी चीजों के बारे में मैं समझा चुका था। तो आज देखते हैं हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिए थे वो था प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। एक था आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत। और संयोजनवादी सिद्धांत। तो ये थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत थे उनके नाम थे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवादी सिद्धांत। ये इसने अपने सिद्धांतों के नाम दिए थे। तो इसने जो प्रयोग किया था, इन सिद्धांतों के नाम पर जो प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, तो वो किया था एक भूखी बिल्ली पर, यानी कि एक पिंजरा था। एक पिंजरे में यहां पर सलाखें थी और यहां से एक रस्सी और उसने यहां पे एक लीवर था। यहां पे एक दरवाजा था। दरवाजे पर ऐसे लगा हुआ था, यानी कि लीवर पर पैर रखने पर जैसे ये सिटकनी ऊपर होगी तो दरवाजा खुल जाएगा। यहां पे एक बिल्ली थी। और यहां पे था एक बर्तन जिसमें मृत मछली थी। मृत मछली थी। तो ये बिल्ली थी। तो बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया था इन सिद्धांतों का। तो इन्होंने इस पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दिया और बिल्ली ने पहले क्या किया, बिल्ली ने जो ये लोहे की छड़ थी या जाड़ थी, यानी कि जो ये लोहे की आपकी सलाखें थी, इन पर पैर मारना शुरू किया। पैर मारते मारते, यानी कि पैर मारना क्या किया उसने, अनुक्रिया कर रही है। भूखी बिल्ली थी, उसको दिखाई दी मृत मछली यहां पर जार में से होकर उसमें सलाखों से होकर उसको मृत मछली दिखाई दी, तो उसने क्या किया,
सलाखों पर पैर मारना शुरू किया। वो पैर मारते रही परंतु सलाखें मजबूत थी इसलिए टूटी नहीं। तो उसने फिर इधर उधर घूमना और इधर उधर पैर मारे तो एक बार उसका पैर लीवर पर लग गया और लीवर पर लगते ही गेट खुल गया और भूखी बिल्ली ने मृत मछली सेवन कर ली। तो मृत मछली यहाँ पे क्या हो गई? मृत मछली हो गई उद्दीपक। मनोविज्ञान की भाषा में हम इसे उद्दीपक बोलते हैं, यानी कि टारगेट। ठीक है जी। तो उद्दीपक प्राप्त कर लिया। तो अनुक्रिया करने पर, मैंने पहले भी बताया था, अनुक्रिया करने पर जो उद्दीपक प्राप्त हो जाता है और उसके मध्य में बनने वाले संबंध, बॉन्ड रिलेशन को अनुबंधन कहते हैं। और अनुबंधन होने पर क्या होती है? अधिगम होता है। अनुबंधन होने पर अधिगम होता है। तो इसने अनुक्रिया की और उद्दीपक प्राप्त कर लिया, यानी कि यहाँ पे अचानक उसका पैर लगा और दरवाजा खुल गया, उसने मृत मछली प्राप्त कर ली। थॉर्नडाइक ने फिर इसे इसी पिंजरे में बंद कर दिया। फिर मृत मछली ऐसी क्रिया करती रही। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। पहले इसने प्रयत्न की थी, प्रयत्न किया यानी कि सलाखों पे मारना है, यहां वहां पैर मारना, प्रयत्न किया। उसके बाद जैसे लीवर पे पैर पड़ा तो ये दरवाजा खुल गया। तो उसने पहले प्रयत्न किया, फिर दोबारा से बंद कर दी, फिर भी भूल, उस पर भूल हुई, फिर दोबारा से वो सलाखों पे पैर मारने लगी, इधर उधर पैर मारने लगी। वो डायरेक्टली क्या इस पर लीवर पर पैर नहीं रखती थी दोबारा में भी। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास, वो बार बार उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है, प्रयास के साथ साथ में त्रुटि भी कर रही है, यानी गलतियां भी कर रही है। तो इसी से उसने नाम रख दिया प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि वो अनुक्रिया कर रही है उद्दीपक प्राप्त करने के लिए, उद्दीपक प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया कर रही है। यानी कि उद्दीपक हो गया आपका स्टिमुलेटर, स्टिमुलर उद्दीपक और रिस्पॉन्स अनुक्रिया। उसके बाद संबंधवाद का सिद्धांत। जब अनुक्रिया करने के बाद जो उद्दीपक प्राप्त कर रही है तो वहां पर अनुबंधन हो रहा है और अधिगम कर रही है, तो वहां संबंध हो रहा है किसके? भूखी बिल्ली और मृत मछली के। संयोजनवादी सिद्धांत, यहां पर भी बॉन्डिनेशन है यानी संयोजन है। तो हम इतने नाम, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, इतने सारे नाम आपको हिंदी में याद रखने पड़ेंगे। इंग्लिश में आपको बस केवल दो ही नाम याद रखने, SR टाइप लर्निंग थ्योरी, टाइप लर्निंग थ्योरी, या इसे हम बाउंडेशन, या इसे हम बोल देते हैं बाउंडिंग लर्निंग थ्योरी। अगर आप हिंदी में इतने नाम याद रख सकते हैं तो हिंदी में नाम याद रख सकते हो, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवादी सिद्धांत। बट आपको इंग्लिश में ओनली दो नाम याद रखने, ऐसा टाइप लर्निंग थ्योरी लिखा आएगा या बाउंडिंग लर्निंग थ्योरी। तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। अब देखते नेक्स्ट कि इन सिद्धांतों में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया। जैसे चालक, एक शब्द का प्रयोग किया चालक, चालक शब्द का प्रयोग किया। तो यहां पर चालक कौन था? चालक यहां पे बिल्ली नहीं थी। जैसे कि हम बस जो चलाता है उसे चालक बोलते हैं, तो वो बस का चालक होता है, परंतु यहाँ पे बिल्ली चालक नहीं थी। चालक कौन थी? भूख, क्योंकि बिल्ली भूखी थी, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। तो चालक थी आपकी
भूख। उसके बाद दूसरा शब्द प्रयोग किया उन्होंने लक्ष्य। लक्ष्य यानी उद्दीपक। उद्दीपक मैंने अभी बताया था कि मनोविज्ञान की भाषा में से उद्दीपक कहते हैं। तो उद्दीपक क्या थी? मृत मछली, यानी कि भोजन था। लक्ष्य था भोजन बिल्ली का, भूखी बिल्ली थी, उसका लक्ष्य था भोजन प्राप्त करना। उसके बाद अवरोध, तीसरे शब्द का प्रयोग किया अवरोध। अवरोध क्या थी? बिल्ली के सामने इस पिंजरे यानी इस बॉक्स से और मृत मछली को पाने के लिए एक ही अवरोध था, सलाखें, क्योंकि वो सलाखों पे पैर मार रही थी, लोहे की सलाखें, ये अवरोध थी बिल्ली के लिए। अन्यथा वो तुरंत, क्योंकि उसको इन बॉक्सों से होकर दिख रहा था कि यहाँ पे एक मृत मछली है, वो उसे पाने की कोशिश कर रही थी, तो सलाखों पर पैर मार रही थी, तो यहाँ पे सलाखें जो थी वो अवरोध थी। उसके बाद थी अनियमित अनुक्रिया। उसके बाद अनियमित 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 अनुक्रिया। उसने क्रिया की, अनुक्रिया की, बहुत सारी अनुक्रिया की उद्दीपक को पाने के लिए, परंतु उसमें से बहुत सारी उसने अनियमित अनुक्रिया की, यानी कि कभी सलाखों पे पैर मारना, कभी उधर पैर मारना, कभी उधर पैर मारना, कभी उधर जाना, तो बहुत सारी अनियमित अनुक्रिया की उसने। तो ये थी अनियमित अनुक्रिया। उसके बाद पांचवा नंबर था उसका संयोजन व सफलता। एक शब्द का यूज किया था, संयोजन व सफलता। ऐसा नहीं है कि बिल्ली पढ़ी लिखी थी तो उसने यानी कि अपनी बुद्धि का वो कर रही थी, प्रयोग कर रही थी। संयोजन व सफलता, इधर उधर घूमते घूमते पैर मारते, एक संयोजनवश उसका पैर लीवर पर लग जाता है और दरवाजा खुल जाता है, तो ये होगी आपकी संयोजनवश सफलता। उसके बाद दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण। उसके बाद बिल्ली ने क्या किया कि बार बार कोशिश करने के बाद वो जब उसे भोजन यानी मृत मछली भोजन की उद्दीपक की जरूरत होती थी, तभी वो तुरंत लीवर पर पैर मारती और दरवाजा खुल जाता, तो फिर उसमें दृढ़ीकरण आ गया। तो इन बातों से थॉर्नडाइक ने जो शब्द निकाले थे, यानी कि जो हमें समझाने की कोशिश की थी, वो क्या था? वो था कि अधिगम प्रयास एवं अधिगम में प्रयास और भूल समाहित होता है। अधिगम में प्रयास और भूल समाहित है, यानी कि अधिगम में प्रयास और भूल समाहित है। यानी अधिगम में पहले बिल्ली ने प्रयास किया बार बार, कभी लोहे की आपकी सलाखों के ऊपर पैर मारना, कभी कहीं, तो उसने प्रयास किया और उसके बाद अचानक बस उसका पैर लीवर में पड़ गया और दरवाजा खुल गया, उसने अपने उद्दीपक को प्राप्त कर लिया। बट उसके बाद फिर दोबारा से थॉर्नडाइक ने इसे बंद किया, तो फिर ये भूल जाती थी, फिर इधर उधर पैर मारती थी और फिर लीवर पर पैर पड़ जाता था। तो अधिगम में प्रयास और भूल समाहित है। उसके बाद उसने कहा था अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है, यानी कि अनुबंधन, बिल्ली जब अनुक्रिया करती है उसको उद्दीपक को पाने के लिए, तो फिर उसके बाद अनुबंधन होता है, यानी कि उद्दीपक को पाने के लिए अनुबंधन होता है, अनुक्रिया करती है तो अधिगम होता है। तो अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। उसके बाद अधिगम में समय लगता है। तीसरी बात, अधिगम में समय लगता है या
अधिगम उत्तरोत्तर, अधिगम उत्तरोत्तर होता है, यानी अधिगम में समय लगता है। बिल्ली ने जो अधिगम किया था, अनुबंधन किया था, तो पहले उसने गलती की। पहले मान के चलो उसने 100 गलती की और एक बार लीवर पे पैर डल गया। फिर उसके बाद उसने 80 गलती की दूसरे दिन, उसके बाद 60 गलती की, 70 गलती की। ऐसे करते 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 उसने गलतियां करनी बंद कर दी। यानी कि जब उसे उद्दीपक की प्राप्त करना था तो वो डायरेक्ट लीवर पर पैर मारती थी। इसका मतलब है अधिगम में समय लगता है। अधिगम उत्तरोत्तर होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी होता है। अधिक नेक्स्ट, अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। देखो, संज्ञान मनोविज्ञान की भाषा में ज्ञान को हम संज्ञान बोलते हैं। तो अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। यहां पे कहा गया, थॉर्नडाइक ने कहा कि अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। इसका मतलब अगर बिल्ली को ज्ञान होता कि लीवर को छूने से, लीवर को दबाने से ये दरवाजा खुल जाएगा और वो मृत मछली यानी अपने उद्दीपक को प्राप्त कर लेगी, तो वो पहली बार गलतियां नहीं करती, यानी बार बार गलती नहीं करती, त्रुटि नहीं करती, भूलती नहीं। तो उसके बाद अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। अधिगम में समय लगता है, अधिगम उत्तरोत्तर है, यानी प्रयास और भूल समानता है। अधिगम बार बार करने से हो जाता है। तो यहां पर देखते हैं हम, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक महत्व क्या क्या निकल के आते हैं। शैक्षिक महत्व क्या होता है यहाँ पे कि अधिगम प्रयास और भूल समानता है अधिगम में। तो अधिगम में बच्चा जो छात्र होता है वो प्रयास करता है और फिर भूल जाता है। यानी कि हम उसको गिनती या टेबल्स जो भी सिखाते हैं तो वो क्या करता है, पहले उसको याद रखेगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद बीच बीच में से वो 5 या 4 कुछ ना कुछ भूल जाता है, फिर बार बार प्रयास करेगा। तो अधिगम प्रयास और भूल समानता है अधिगम में। तो भूल जाता है, प्रयास करता है बोलने की और भूल भी जाता है। अधिगम में समय लगता है। अधिगम में समय लगता है यानी कि बच्चा बार बार उसको रिपीट करता है, पढ़ने की कोशिश करता है। तो धीमे धीमे पहले एक कुछ गलतियां की उसने, फिर और कम गलतियां की, फिर और कम गलतियां की, कुछ समय में वो गलतियां करना छोड़ देता है। जब वो टेबल्स यानी कि टेबल्स या गिनती सीखता है तो वो छोड़ देता है। उसके बाद अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। तो छोटा जो बच्चा होता है तो उसमें बुद्धि का इतना विकास तो होता नहीं, मस्तिष्क का इतना विकास तो होता नहीं है। तो वो क्या करता है, बार बार अभ्यास करने के कारण ही सीखता है। तो इसलिए अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत थे और थॉर्नडाइक ने इन सिद्धांतों में बताया था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लार्क एल हल के सिद्धांत। CL हल यानी क्लार्क एल हल के सिद्धांत। क्लार्क एल हल ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो क्लार्क एल हल का पुनर्वर्णन का सिद्धांत था। जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो था पुनर्वर्णन का सिद्धांत। इसी को संवलन का सिद्धांत भी बोलते हैं और इसी को प्रवलन का सिद्धांत भी बोलते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत, संवलन का सिद्धांत, प्रवलन का सिद्धांत, और इनके नाम थे आपके आवश्यकता, हार्सन या अवकलन। आवश्यकता, हार्सन या अवकलन का सिद्धांत।
हार्सन या अवकलन का मतलब होता है कमी, यानी आवश्यकता की कमी। जैविक आवश्यकता का सिद्धांत, इसे जैविक आवश्यकता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, या निष्कर्ष, आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत, या आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। तो आपको देखो पुनर्वलन का सिद्धांत, संवलन प्रवलन सिद्धांत, आवश्यकता हार्सन का सिद्धांत, आवश्यकता हार्सन या आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, जैविक आवश्यकता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत और निष्कर्ष या आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। हिंदी में आपको इतने सारे नाम याद रखने होंगे अगर आप रख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में केवल एक ही नाम याद रखना है और वो है रिफोर्समेंट ऑफ लर्निंग, रिफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी, यानी पुनर्वलन का सिद्धांत। तो इंग्लिश में आपको केवल एक नाम याद रखना है और हिंदी में इतने सारे नाम याद रखने होंगे। तो इसमें पुनर्वलन में क्या होता है कि कोई बंदा, पहले पुनर्वलन समझते हैं, यानी कि यहां एक बंदा है और उसे इस मंजिल तक पहुंचना है, इस चोटी तक, तो वो यहां से चलता है, चलने के बाद वो यहां जाके थक जाता है, तो उसे जो फोर्स दी जाती है, यानी धक्का दिया जाता है आगे बढ़ाने के लिए, वो होता है आपका पुनर्वलन। यानी कि किसी को, यानी कि मान के चलो जैसे कि एक व्यक्ति है और वो थक गया, उसे पानी पीने के लिए उसे प्यास है, तो उसे अगर हम पानी पिला देते हैं तो उसे एक पुनर्वलन दोबारा से मिल जाता है, यानी कि उसकी जो प्यास है वो कम हो जाती है और उससे वो मंजिल तक चला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे एक आशावादी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो। उन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया, मांग का सिद्धांत दिया था। यहां पर आप ये ध्यान रखें, आवश्यकता हार्सन है और आवश्यकता अवकलन है। यहां आवश्यकता अवकलन है और हार्सन है, यानी कि कमी। यहां जैविक आवश्यकता है, यहां पर आपका आवश्यकता निष्कर्ष है, वहां पर आवश्यकता और मांग का सिद्धांत था उनका, आपका अब्राहम मैस्लो का। तो अब आपको केवल इंग्लिश में एक ही नाम याद रखना है, रिफोर्समेंट। अब उसके सिद्धांत को देखते हैं, समझते हैं कि पुनर्वलन का सिद्धांत क्या होता है। तो इसका नाम था एक आवश्यकता में कमी, आवश्यकता में कमी। अभी मैंने आपको नाम बताया था। तो क्या था, जैसे प्राणी है, हर एक प्राणी को कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है, क्रिया करता है। इस सिद्धांत से ये भी कह सकते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब आदमी प्राणी को आवश्यकता होती है तो वो उसके लिए
क्रिया करता है। जैसे मान के चलो जैविक क्रिया, जैविक आवश्यकता, जैविक आवश्यकता। अगर बंदे को प्यास लगी है तो उसे किसकी आवश्यकता है? पानी की। अगर बंदे को भूख लगी है तो किसकी आवश्यकता है? भोजन की। तो ये होती है आपकी जैविक आवश्यकताएं। एक बंदा है और उसे भूख लगी है तो उसकी आवश्यकता क्या है? भोजन। अगर उसे भूख लगी है तो उसकी आवश्यकता क्या है? भोजन। तो भोजन करने से क्या होगा? उसके आवश्यकता में कमी आएगी, उसकी आवश्यकता में कमी आ जाएगी। यानी भूख लग रही है, उसे अगर भोजन मिल जाता है तो उसकी भूख में कमी आ जाती है, यानी कि उसकी आवश्यकता में कमी आ जाती है भोजन प्राप्त होने से। जब भोजन प्राप्त हो जाता है तो वो क्या होता है? उस आदमी के लिए भोजन क्या कार्य करता है? पुनर्बलन का कार्य करता है, यानी पुनः उसको बल मिल जाता है, यानी पुनर्बलन का कार्य करता है। जो पुनर्बलन का कार्य होता है वो किसके लिए? भूख के लिए होता है। तो जो पुनर्बलन का कार्य होता है वही क्या होता है? आपका अधिगम होता है। भोजन प्राप्त होने से जो पुनर्बलन का कार्य होता है वो होता है आपका अधिगम। शैक्षिक महत्व क्या थे इसके? यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कि पुनर्बलन क्या होता है। शैक्षिक महत्व क्या थे कि जो क्लार्क एल हल यानी सीएल हल ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें शैक्षिक महत्व था कि विधि का चयन बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप करना चाहिए। विधि का चयन बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप करना चाहिए। आपका जो विषय वस्तु है या पाठ्य सामग्री है उसका चयन बच्चे की आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। तभी बच्चे की आवश्यकता में क्या होगा? कमी आएगी और वो उसे अच्छे ढंग से पढ़ सकता है। तो आपको पुनर्बलन का सिद्धांत या आवश्यकता हर्षण या आवश्यकता अवकलन, जैविक आवश्यकता, तो इतने नाम आपको याद न रख के केवल आपको एक नाम याद रखना होगा, रीफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी। तो इसी से आप इन सब नामों को याद कर सकते हो। नेक्स्ट पुनर्बलन। देखो पुनर्बलन का सिद्धांत तो दिया था, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जब आ जाता है तो आप देखते हो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था क्लार्क एल हल ने, परंतु अपने सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया था? वो थे बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर, एबी पावलोव, इनके बारे में, इवान पावलोव, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपने सिद्धांत पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको कैसी लगी ये वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल IGCS संवादना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती है।